आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे अपराधी की कहानी जो जेल में होता था तो बाहर पुलिस की नींद हराम रहती थी और जब वो आज़ाद होता था तो पूरी दुनिया की पुलिस उसकी तलाश में रहती थी। आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको बचपन से ही अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला और जब तक वो बड़ा हुआ वो गुनाहों की दलदल में पूरी तरह से धंस चुका था और आज तक वो नेपाल की जेल में अपने किए गए गुनाहों की सज़ा काट रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोबराज की। उसने अपना पहला गुनाह ठगी के रूप में किया। उसने एक ऑफिसर की गाड़ी चुराई और अपने साथियों के साथ एक आभूषणों की दुकान पर जा पहुंचा और अपने आप को ऑफिसर बताते हुए अपनी बहन की शादी होने की बात कही और काफ़ी सारे जेवरात और हीरे की घड़ियां पसंद की। पेमेंट देने की बात कहते हुए वो दुकान के कर्मचारी को अपनी गाड़ी में लेकर उसी अधिकारी के ऑफिस पहुंचा जिस अधिकारी की उसने गाड़ी चुराई थी और कर्मचारी को वहीं पर इंतज़ार करने को कहकर अंदर चला गया। जब वो काफ़ी देर तक भी वापस नहीं आया तो कर्मचारी को शक हुआ और उसने अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने ये बात अपने मालिक को जाकर बताई। मालिक ने खुद उस बड़े अधिकारी के ऑफिस पहुंचकर मालूमात की तो पता चला कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई थी और आज ऑफिस में ही खड़ी हुई मिल गई है। गाड़ी देखकर दुकान मालिक को अपने ठगे जाने का एहसास हुआ। उसके बारे में यह कहा जाता है कि जब वो आज़ाद होता था तो पूरी दुनिया की पुलिस उसके पीछे रहती थी और जब वो जेल में बंद होता था तब भी जेल से बाहर पुलिस की नींद हराम रहती थी कि न जाने कब वो जेल से भाग जाए और उनका जीना हराम कर दे। चार्ल्स शोबराज यूं तो वियतनामी भारतीय है मगर इसने अपनी होशियारी से फ्रांस की नागरिकता ले ली थी। यहीं पर चार्ल्स को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा मिली। उस पर कई हत्याओं के आरोप लगे लेकिन उसे फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी की गई कई हत्याओं को अभियोजन पक्ष ने ही छुपा लिया था। चार्ल्स शोबराज एक चालाक और शातिर अपराधी था। बताया जाता है कि वो जेल में भी इतने ऐशो आराम के साथ रहता था कि वहाँ के कैदियों को उससे जलन होने लगती थी। बताया जाता है कि जेल में रहने के बावजूद उसके पास सहूलियतों की हर वो चीज़ थी जो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होती है। चार्ल्स ने हमेशा अपने कैदी साथियों को खुश करने के लिए अपने पास ड्रग्स रखी पर कभी किसी को उस पर शक नहीं हुआ। फिलहाल चार्ल्स शोबराज काठमांडू की जेल में बंद है। भारतीय अदालत ने भी उसे 52 साल की उम्र में हत्या के जुर्म में सज़ा सुनाई थी। उसी दौरान दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहते हुए इसने अपनी ज़िंदगी पर बनने वाली हॉलीवुड फिल्म के लिए 90 करोड़ रुपए में सौदा किया था। बताया जाता है कि वो मीडिया वालों को भी नहीं बख्शता था। जब वो पेरिस से वापस लौटा तो उसने एक मीडिया चैनल को अपना इंटरव्यू देने के लिए बदले में चैनल से $5000 लिए थे। अक्सर सुनने में आता है कि कोई व्यक्ति सीरियल किलर इस वजह से बन गया कि बचपन में उसके दिमाग में चोट लग गई थी, डिप्रेशन में रहता था या फिर बचपन में गलत लोगों के साथ रहा होगा, इसलिए बदमाश बन गया। लेकिन चार्ल्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोगों को अपने फायदे के लिए मारता था और उनको मारने के बाद उनका पासपोर्ट और दूसरे कागजातों के जरिए गैर कानूनी धंधे करता था। वो उन लोगों को निशाना बनाता था जो उसके रास्ते का कांटा बनते थे या फिर जिन्हें मारकर उसे फायदा होता था। बचपन में चार्ल्स के माता पिता दोनों थे। उसके बाद भी माँ बाप के बीच झगड़ा रहने की वजह से चार्ल्स का बचपन अकेले ही गुजरा। उसके बचपन में ही उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया था। अलग होने के बाद चार्ल्स की मां सोंग ने एक फ्रेंच अधिकारी से शादी कर ली जो चार्ल्स के लिए काफ़ी दुखदाई थी क्योंकि चार्ल्स के नए पिता ने उसे अपना नाम देने से साफ इनकार कर दिया था और उनके यहाँ पर पहले से ही एक बेटा होने के चलते वहाँ पर चार्ल्स को प्यार नहीं मिल पाया। चार्ल्स शोबराज को बचपन से ही परिवार का प्यार नहीं मिला और धीरे धीरे वो अपने परिवार से दूर होता चला गया। उसमें झूठ बोलने, बात ना मानने, स्कूल न जाने और बुरे बर्ताव करने की आदतों ने अपना घर कर लिया। चार्ल्स हमेशा कहता था कि उसके आपराधिक कामों को हवा देने वाला एशिया है। अपनी ज़िंदगी में चार्ल्स कई बार जेल गया। वो जिस जेल में भी जाता था उसे अपने हिसाब से बना लेता था। ऐसा लगता था कि वहाँ उसको सब पहले से ही जानते हैं। 1963 में चार्ल्स शोबराज पहली बार जेल गया। बड़ी बड़ी जेलों के खूंखार कैदियों के बीच चार्ल्स एक छोटी मछली से ज़्यादा कुछ नहीं था, मगर चार्ल्स को कराटे आते थे जिसका इस्तेमाल वो अपने बचाव के लिए करता था। वो जल्दी से किसी के काबू में नहीं आता। पेरिस की एक जेल ऐसी थी जिसमें कैदी का भागना असंभव था। इस कैद खाने की दीवारें इतनी मोटी और ऊंची थीं कि इसका बाहरी दुनिया से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। इस जेल के कमरे इतने संकरे और छोटे थे कि इंसान इसमें सिर्फ सो सकता था। यही वो जेल थी
जिसकी दुनिया देखकर चार्ल्स शोभराज कांप उठा। वो पूरे वक्त चुप रहता था और उसे जो भी मांगना होता था सिर्फ इशारे से ही मांगता था। इसी जेल में फेलिक्स नाम का एक अमीर आदमी उससे मिला। उसे लोगों की मदद करना अच्छा लगता था। फेलिक्स हर हफ्ते जेल आता और वहां मौजूद लोगों की परेशानियों को सुनता। चार्ल्स उससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने फेलिक्स को अपना आदर्श बना लिया और उसे अपना रक्षक के रूप में देखने लगा। फेलिक्स ने भी चार्ल्स शोभराज और उसके पिता के बीच दूरियां मिटाने की काफ़ी कोशिशें की, मगर वो नाकाम रहा। फेलिक्स ने चार्ल्स को सही रास्ते पर भी लाने की काफ़ी कोशिशें की। इसी बीच चार्ल्स को पैरोल पर रिहा कर दिया गया, पर वो अपनी बदमाशियों के चलते फिर से 8 महीने के लिए जेल में आ गया। अपनी इस दुख भरी जिंदगी में चार्ल्स को एक लड़की से प्यार हो गया। उसका नाम सेंटॉल था और वो एक पारसी लड़की थी। एक पार्टी के दौरान वो चार्ल्स से मिली और उसके काफ़ी करीब आ गई। दरअसल चार्ल्स की बॉडी की बनावट और उसका व्यवहार ऐसा था कि वो किसी को भी अपना बना लेता था, और फिर उसके बहादुरी के किस्से तो थे ही ऐसे कि कोई भी उससे प्रभावित हो जाए। मगर यहाँ भी चार्ल्स ने सेंटॉल से झूठ बोला। उसने उसे बताया कि वो एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाद उसने सेंटॉल को शादी के लिए तैयार कर लिया। लेकिन सेंटॉल के माँ बाप चार्ल्स से उसकी शादी कराने के लिए राज़ी नहीं थे। उन्हें चार्ल्स से अपनी बेटी की शादी इसलिए मंजूर नहीं थी क्योंकि वो फ्रेंच कैथोलिक थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और चार्ल्स ने अपनी ठगी और 400 BC से काफ़ी दौलत जमा कर ली, जिसके बाद सेंटॉल के माता पिता ने चार्ल्स से उसकी शादी करवा दी। कुछ वक्त के बाद सेंटॉल गर्भवती हो गई। इस दौरान चार्ल्स पूरे फ्रांस में नकली चेकों के जरिए धोखाधड़ी का काम करता रहा। चार्ल्स ने उसको भी नहीं बख्शा जिसको वो अपना आदर्श मानता था। उसने एक दिन फेलिक्स की कार उधार मांगी और अपनी सारी दौलत उसमें भरकर पूर्वी यूरोप के रास्ते देश छोड़कर भाग गया। वो सीधा इस्तांबुल पहुंचा, जिसके बाद वो भारत आ गया और यहीं पर सेंटॉल ने एक बच्चे को जन्म दिया। भारत में आने के बाद चार्ल्स फ्रेंच सोसाइटी से जुड़ गया। यहाँ उसने अमीर लोगों के साथ अपनी पहचान बनाई, लेकिन अभी तक भी उसकी पत्नी सेंटॉल उसके कामों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। वो जब भी उससे काम के बारे में उससे पूछती, वो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। 1970 के करीब उसने चोरी की कारों का धंधा शुरू कर दिया। वो पाकिस्तान और ईरान से कारें चुराता और भारत में लाकर उन्हें यहाँ के लोगों को बेच देता था। बॉर्डर पर तैनात सैनिक भी उससे खुश रहते थे क्योंकि वो उन्हें भरपूर पैसा देता था। इस बीच चार्ल्स को जुए की लत लग गई। एक दिन वो अपना सब कुछ हार गया, यहाँ तक कि उसने अपनी बीवी को जो गहने दिए थे वो भी उसने जुए में हरा दिए। तभी उसकी दोस्ती एक फ्रेंच युवक से हुई जिसने इसे जेवरों की दुकान में चोरी करने का आइडिया सुझाया। उसने दिल्ली में अशोका होटल के ऊपर की छत तोड़कर यहाँ चोरी कर डाली और सीधा दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचा। यहाँ पर कस्टम अधिकारियों को इस पर शक हुआ और इसकी तलाशी के दौरान इसके पास से चोरी के गहने बरामद हुए, लेकिन ये पुलिस को यहाँ भी चकमा देकर भाग खड़ा हुआ। वो दोबारा से अपने कार की चोरी के धंधे में लग गया, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया और इसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसने जेल में कई बार नाटक करके जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाया। इसने अल्सर की बीमारी होने के चलते अस्पताल में भर्ती होने की भी कोशिश की, जिसमें उसकी बीवी ने भी उसका साथ दिया, और इस बार चार्ल्स के साथ साथ उसकी पत्नी को भी जेल जाना पड़ा, जिसको बाद में जमानत दे दी गई। कुछ वक्त के बाद चार्ल्स की भी जमानत हो गई और वो भारत से भाग गया। यहाँ से जाने के बाद वो सीधा अफगानिस्तान के काबुल पहुंचा और यहाँ उसने हिप्पियों को लूटने का काम शुरू कर दिया। यहाँ भी वो पकड़ा गया और काबुल की जेल में भेज दिया गया। यहाँ भी उसने जेल से भागने का ड्रामा किया और उसने एक सिरिंज से अपना खून निकाला और उसे पीना शुरू कर दिया। उसके बीमार होने की बात पर यकीन करते हुए जेल से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से वो भाग गया और सीधा ईरान जा पहुँचा। बताया जाता है कि चार्ल्स के पास 10 पासपोर्ट थे, जिसमें से कुछ चुराए गए थे और कुछ को उसने खरीदा था। वो जिसका भी पासपोर्ट इस्तेमाल करता था उसी नाम से जाना जाता था। इस बीच उसने कराची, रोम, तेहरान, काबुल, युगोस्लाविया और बुल्गारिया के खूब सफ़र किए। उसने अपनी पत्नी को काबुल में ही छोड़ दिया था। उसकी पत्नी सेंटॉल भी जान चुकी थी कि वो एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका है। अब वो चार्ल्स से पीछा छुड़ाना चाहती थी, जिसके चलते वो पेरिस चली गई। क्योंकि चार्ल्स अब इंटरनेशनल अपराधी बन चुका था, इसलिए उसके छुपने के लिए चुनिंदा देश ही बचे थे। वो सीधा तुर्की गया और यहाँ पर उसने लूटपाट शुरू कर दी, मगर यहाँ की पुलिस ने उसके ऊपर शिकंजा कसा तो वो ग्रीस चला गया। यहाँ एथेंस में उसने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इस दौरान चार्ल्स का संपर्क थाईलैंड में चार्ल्स मैरी एंडी से हुआ, जो बाद में उसकी प्रेमिका बन गई। 1970 में इसने विदेशी पर्यटकों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया।
वो पहले उनसे दोस्ती करता, उन्हें नशीली दवाइयां बेचता और फिर उनका मर्डर कर देता। उसने काफ़ी विदेशी महिलाओं को भी अपना शिकार बनाया। 1972 से 1976 के बीच उसने 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1986 में चार्ल्स ने सबसे मजबूत माने जाने वाली तिहाड़ जेल को तोड़ा और अपने साथियों के साथ वहां से भाग निकला। 2003 में वो नेपाल पहुंचा। यहाँ उसे 1975 में 2 हिप्पियों की हत्या करने के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा मिली। नेपाल की जेल में ही उसकी मुलाकात एक नेपाली लड़की निहिता विश्वास से हुई और उसने उससे जेल में ही शादी कर ली। एक कुख्यात अपराधी होने के बावजूद चार्ल्स शोभराज को जो लोकप्रियता हासिल हुई वो अपने आप में बहुत मायने रखती है। अपनी ज़िंदगी में उसने अपराधों को अंजाम देने में जिन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया वो हैरान करने वाला है। बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए न्यूज़ लाइव 10।